जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि जिनका भी एग्ज़ाम जो है 3 तारीख को है, यानी कि आरपीएफ एसआई है, तो वो अपना देख लेंगे कि उनको जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई किया होगा तभी आप जाइएगा। ठीक है। अगर आपको सिर्फ जाना है ये चेक करने कि मुझे आता है या नहीं आता है, तो आप अपना 1 दिन का समय वेस्ट कर देंगे। क्योंकि सेंटर हो सके तो आपके घर से काफ़ी दूर होगा या काफ़ी नज़दीक होगा। अगर नज़दीक भी होगा तो कम से कम आपको 5 घंटे का समय बर्बाद करना ही होगा। जाने आने में समय लगेगा, प्लस आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, प्लस आपको जो पहले से 1 घंटा पहले बुलाया जाता है, वो सभी में आपका समय व्यस्त हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने पढ़ा है इसके बारे लिए और मैं कर सकता हूँ, तो आप जाइएगा। ठीक है। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो आप मत जाइएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने पढ़ा है तो आप जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि 17वीं बीपीएससी के लिए ये जो चल रहा है प्रखर बैच का एमसीक्यू, ये आपका लास्ट वीडियो है। ठीक है। मैं पहले भी बोला था कि मेरे पास 38 तक ही मेरे पास पीडीएफ है, तो मैं आपको करा दिया हूँ। लेकिन 3 पीडीएफ और आ गया था तो मैं वो भी आपको करा दिया। ये आपका लास्ट वीडियो है प्रखर एमसीक्यू बैच का। ठीक है। रही बात करंट अफेयर्स की, तो मैंने आपको बुक भी बताया है कि आप एडिटोरियल का नया वाला बुक आ गया है, आप उसे देख लीजिए, या आपके पास स्पीडी है आप उसे देख लीजिए। और 1 से 2 बुक पे ही आप रिलाई करेंगे, उसी को आप 4 से 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है। आपने जो अंडरलाइन किया होगा आप उसे बार बार पढ़ेंगे। अब लास्ट समय आ गया है, आपको क्या करना है, तो आपको साइंस पे, हिस्ट्री पे, बिहार स्पेशल पे इनको फिर से उठाना है और एक एक दिन में सबको फिनिश करना है। अगर मान लीजिए आज आपका दिन अगर हो जाता है मंडे, ठीक है, आज मंडे है, तो आप क्या कीजिएगा, मंडे को आप कोई शेड्यूल बनाइएगा कि उसमें आप क्या करना है, मॉडर्न एंशिएंट और मिडिवल को नहीं भरना है ज़्यादा। ठीक है। आप क्या कीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री उठाइएगा। आपने जहाँ से भी उसको पढ़ा है, स्पेक्ट्रम से पढ़ा है, लूसेंट से पढ़ा है, क्राउन से पढ़ा है, या आपको एनसीईआरटी नोट से पढ़ा, आप कहीं से भी पढ़े, आपने अंडरलाइन किया होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को उठाइए और जो टिक किया है आपने उसे पढ़िए, बस मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश। मंगलवार को क्या कीजिए, आप साइंस उठाइए, साइंस फिनिश। ठीक है। आप वेडनेसडे को क्या कीजिए, बिहार स्पेशल उठाइए, एक दिन में फिनिश। क्योंकि देखिए आपने पढ़ लिया है सब चीज़ को, बात समझिए, आपने सब चीज़ को पढ़ लिया, बस आपको जो अंडरलाइन किया है आपको उसको एक बार रिवीजन करना है। अगर फिर से आप पढ़ने बैठ जाएंगे, अंडरलाइन करने बैठ जाएंगे, तब तो हो गया। ठीक है। आप याद रखिए आपने उसे पढ़ा है, बस आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। लास्ट का समय आ गया है, आपको क्या करना है, कोई भी अब नया नहीं कुछ पढ़ना है। ठीक है। कोई भी नया आप मत पढ़िएगा और नया करंट अफेयर्स की ओर भी मत भागिएगा। जो आपके पास पहले से आप उसे भी पढ़ लीजिए। याद रखिएगा अक्टूबर या लास्ट नवंबर तक आपको पढ़ना है। ठीक है। 13 दिसंबर या में आप इतना कर लीजिए कि नवंबर के 15 तारीख तक आप पढ़ लीजिए, कोशिश करके कहीं से भी यूट्यूब चैनल से, या आपके पास बुक है तो आप उसे पढ़ लीजिए। ठीक है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग चालू करते हैं डे 41 का इकोनॉमिक्स। आज भी आपका इकोनॉमिक्स ही है, डे 41, और ये आपका लास्ट वीडियो है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब आप कहेंगे कि कल से कौन सा वीडियो आएगा, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, जैसे बिहार स्पेशल के लिए होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए होगा, साइंस के लिए होगा, तो हम लोग उससे क्या करेंगे, जो घटना चक्र का बुक आता है, क्योंकि आप पता है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो उसे हम लोग देखेंगे। या एडिटोरियल का करंट अफेयर्स का अगर बुक होगा तो हम लोग उसे देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम के 10 तारीख तक हम लोग जो है इस चीज़ को देखेंगे, बाकी 1-2 दिन आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बजट 2023 ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की घोषणा की है, या धन डैश से प्राप्त होगा। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र उधारी की कमी। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपका, एक व्यक्ति नए शासन में आयकर छूट का दावा कर सकता है यदि उसकी वार्षिक कर योग्य आय है कितना। तो आंसर हो जाएगा 7 लाख से अधिक नहीं, यानी कि नॉट मोर देन 7 लाख। 3 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 ने एक नया आयकर शासन प्रस्तुत किया, उस संदर्भ में निम्नलिखित जोड़े पर आपको विचार करना है। आंसर हो जाएगा केवल 3 जोड़े आपके सही दिए गए हैं। ठीक है। यानी कि 6 से 9 लाख पे हो जाएगा 10%, 9 से 12 हो जाएगा 15%, और 12 से 15 लाख हो जाएगा 20%। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखें, जैसे यहाँ पे दिया गया मिलाने के लिए ना, आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कर आयोग का आय का जो दर है, कर योग आय का जो दर है क्या है, देख लीजिए। 6 से 9 लाख में हो जाएगा 10%, 9 से 12 हो जाएगा 15%, और 12 से 15 हो जाएगा आपका 20%। इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। आंसर हो जाएगा निगम कर, आयकर और संपत्ति कर। निगम, आय और संपत्ति, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपको 5 देखते हैं। 5 है, वित्तीय सेवा विभाग निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक मामलों से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा 1 और 4 से नहीं है, यानी कि 1 और 4 से आपका नहीं है, तो 2 और 3 से, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्जीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ईज फ्रेमवर्क। क्या हो जाएगा, ईज फ्रेमवर्क।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बजट प्रस्तुत होने के बाद विभागीय समितियों द्वारा सामान्य चर्चा और छानबीन समाप्त हो जाती है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि हो जाएगा अनुदानों के लिए मांगों पर वोटिंग, फिर विनियोग विधेयक का पारित होना और फिर वित्त विधेयक का पारित होना। आप यहाँ से ऐसे देख लेंगे। और आपने जब पॉलिटी पढ़ा होगा उसमें आपको विनियोग विधेयक आपको मिला होगा, वित्त विधेयक मिला होगा, और आप सब जो लास्ट में होता है बहुत छोटे छोटे टर्म्स दिए गए हैं कि विनियोग विधेयक क्या होता है, आपको जो पैसा मांगने के लिए किया जाता है राष्ट्रपति से वो क्या होता है। तो आप सभी आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में मिलाने के लिए चीज़ दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7, भारत के संविधान की आवश्यकताएं हैं क्या? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 की ओर। 8 है, ऐसे अवसर आते हैं जब सरकार को संसद की स्वीकृति के बिना तात्कालिक और अप्रत्याशित व्यय को पूरा करना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए कौन सा कोष बनाया गया है? आंसर हो जाएगा भारत का आकस्मिक निधि। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना अभी कि इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर आपने लूसेंट पढ़ा है तो पीछे के पेज में ये चीज़ दिया गया है, तो आप उसे ध्यान से जाकर पढ़ लीजिएगा आकस्मिक निधि क्या होता है। और बहुत सारे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ भी आपको बताया था, एक सेकंड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फिर से आपको। यहाँ पे से जैसे विनियोग विधेयक मैंने बताया था ना, तो इस टाइप से आप चीज़ जाके देख लीजिएगा एक बार आपको रिकॉल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यदि धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा संशोधन किया जाता है तो अनुसरण कार्रवाई क्या होगी? आंसर हो जाएगा लोकसभा विधेयक के साथ ही आगे बढ़ सकती है, चाहे वो राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करे या ना करे। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, बजट 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 11 देखेंगे। दिया गया है, अगर आपने वित्तीय वर्ष के दौरान नौकरी बदल दी है तो आयकर की गणना और फाइल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसे में आपको न केवल अपने वर्तमान नियोक्ता से फॉर्म संख्या 16 लेना होता है, बल्कि पिछले नियोक्ता से भी लेना होता है। यदि आप पिछले नियोक्ता से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना भूल जाते हैं तो आप एनपीएस और एचआरए से संबंधित कर कटौती प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ आयकर एडम स्मिथ डैश के का उल्लंघन कर रहा है। आंसर हो जाएगा सुविधा का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पे देखेंगे सी आंसर आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान से रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में आपका 12, सरकार ने कुछ आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क के लिए 5% स्वास्थ्य उपकर लागू किया है, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा आपका 3 और 4 जो आपका सही है, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मरीजों के लिए स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना और आकांक्षी जिलों में अस्पतालों की उपलब्धता को बढ़ाना, ये दोनों आपके सही दिए गए। आगे है क्वेश्चन आपका 13, संघ सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे न्यूनतम वैकल्पिक कर और हो जाएगा वस्तुओं के लेन देन का कर। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राशि भारत के सार्वजनिक खाते के अंतर्गत नहीं आती है? आंसर हो जाएगा सामाजिक कल्याण अधिभार और पीएम केयर फंड के तहत प्राप्त दान। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, नए आयकर स्लैब में से कौन सी आयकर दर नहीं है? आंसर हो जाएगा 35%। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था 10, 15 और यहाँ पे 10, 15 और 20 पढ़ा था हम लोग ने, उसी के बारे में पूछा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 16, पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित कर को केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा लाभांश वितरण कर, यहाँ पे पहला वही केवल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, संघ सरकार के उपकर और अभिभार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपके 18, यह वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संघ से संबंधित राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधिया की रिहाई की निगरानी करता है। आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, यानी कि बी आंसर आपका सही दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के संसद में सबसे पहली बार डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया गया बजट कौन सा था? आंसर हो जाएगा 2021। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 20, बजट 2022 में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान प्रावधान के बारे में कौन सा कदम सही है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर है, राजकोषीय नीति का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा स्थिरीकरण या विकास के लिए कराधान, सार्वजनिक उधारी और सार्वजनिक व्यय का उपयोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, भारत की संचित निधि से धन की निकासी के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? आंसर हो जाएगा भारत की संसद। ठीक है, देखिए मैंने पहले आपको बताया, इस वर्ड को पढ़िएगा, संचित निधि, अब हम लोग विनियोग विधेयक सब आपको पढ़ना होगा पॉलिटी में, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अब आ सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे।
आगे चलते हैं क्वेश्चन 23, यदि धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जाता है तो अनुसरण कार्रवाई क्या होगी? आंसर हो जाएगा एक सही है, यानी कि लोकसभा विधेयक के साथ आगे बढ़ सकती है चाहे वो राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करे या ना करे। 24 है, सही कथन खोजें। आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा आपका सही दिया गया है इसमें, यानी कि राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकृति करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता। आगे चलते हैं, दोनों आपके सही है। 25, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे निम्नलिखित द्वारा डिजाइन, विकसित, स्वामित्व और लागू किया गया है। आंसर हो जाएगा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी कि महालेखाकार के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन को खोजना है। उसमें दिया गया है केवल दो, ठीक है, ये आपका सही है 2 नंबर वाला, यानी कि भारत की संचित निधि से कोई राशि बिना संसद की अनुमति से नहीं निकाली जा सकती, ये आपका सही है। 27, संसद में केंद्रीय बजट के निर्माण और प्रस्तुति के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग। 28, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। आगे एडम स्मिथ ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? आंसर हो जाएगा राजकोषीय पर्याप्तता का सिद्धांत। आगे क्वेश्चन नंबर 30, भारत द्वारा गैर निवासी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6% का समान कर लगाने के लिए निर्णय के संदर्भ में सही कथन आपको खोजना है। कोई भी आंसर सही नहीं इसमें। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। बजट 2024 के अनुसार अनुमानित राजस्व के घटते क्रम में निम्नलिखित करों को व्यवस्थित करें। आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। यहाँ पे बी हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका आयकर, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आयकर, उसके बाद हो जाएगा माल और सेवाएं कर, यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा ये कॉरपोरेशन कर, उसके बाद हो जाएगा आपका ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आगे क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बजट 2023 के अनुसार अनुमानित राजस्व के घटते क्रम में निम्नलिखित करों को व्यवस्थित करें। आंसर हो जाएगा पहले माल और सेवाएं कर, कॉरपोरेशन कर, आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33, 2020 में हरियाणा राज्य सरकार ने सभी प्रकार की शराब की बिक्री पर कोविड उपकर लगाने का निर्णय लिया। यह देसी शराब के मामले में 750 मिलीलीटर पर 5 रुपये, भारतीय निर्मित विदेशी शराब के मामले में 750 मिलीलीटर पर 20 रुपये, मजबूत बियर के मामले में 750 मिलीलीटर पर 5 रुपये, अन्य बियर के मामले में 750 मिलीलीटर पर 2 रुपये और आयातित विदेशी शराब के मामले में 375 मिलीलीटर से अधिक पैक पर 50 रुपये। यह निम्नलिखित में से एक उदाहरण है किसका? आंसर हो जाएगा आपको पिंगोवियन कर और प्रति इकाई विशिष्ट कर। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और 4 आपका सही है, ठीक है, इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये आपका उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 34, बजट 2021 में निम्नलिखित करों पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकरण AIDC लगाया गया। आंसर हो जाएगा सोने पर सीमा शुल्क, सोने पर सीमा शुल्क और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क। आगे चलते हैं 35 की ओर। मान लीजिए कि जम्मू और कश्मीर में निर्मित चॉकलेट का एक बॉक्स लद्दाख में बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार IGST लगाएगी, इस IGST का विभाजन कैसे किया जाएगा? आंसर हो जाएगा संघ को CGST मिलेगा, संघ को CGST मिलेगा और आंसर हो जाएगा लद्दाख को UTGST मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। मौद्रिक नीति समिति और GST परिषद के बारे में सही कथन को आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा कोई भी इसमें सही नहीं है। हम आगे चलते हैं 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, GST परिषद के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही दिए गए हैं, यानी कि GST परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का आधा हिस्सा उसकी बैठक में कोरम का गठन करेगा, सही है। राज्य प्रतिनिधियों की कुल मतदान शक्ति संघ से अधिक नहीं होगी, संघ से अधिक है, सॉरी, यहाँ पे संघ से अधिक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38, निम्नलिखित में से कौन सा कर SGST द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया? आंसर हो जाएगा मानव उपभोग के लिए मादक पेय कर और यहाँ पे दिया गया है संपत्ति कर, ठीक है, यहाँ पे संपत्ति है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं 39 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना सही उत्तर का चयन करना है। तो दोनों सही है। क्या है? तो शराब पर GST लागू नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 47 राज्य से यह मांग करता है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय और नशीली दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाए। आगे क्वेश्चन नंबर 40, CBIC
के ACES और स्विफ्ट पोर्टल एडम स्मिथ के डैश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा कन्वीनियंस यानी कि सुविधा से। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, गुड्स और सर्विस टैक्स। ठीक है, अधिनियम 2017 के अनुसार राज्य सरकारों को भुगतान करने योग्य मुआवजा एक सूत्र के आधार पर है। इस सूत्र के बारे में सही कथन खोजें। आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है, यानी कि यह 2015-16 के आधार वर्ष के खिलाफ हानि की गणना करता है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में वस्तु और सेवा कर की दरों के बारे में सही कथन आपको खोजना है। इसमें दिया गया है दोनों, यानी कि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन पर 5% GST लगाया गया, कोई भी दवा 28% GST में नहीं है। दोनों आपके सही दिए गए यहाँ पे, इसमें ठीक है, दोनों सही। आगे चलते हैं 43, राष्ट्रीय मुनाफा रोधी प्राधिकरण की कार्य प्रोफाइल क्या थी? आंसर हो जाएगा उपभोक्ताओं को कीमतों में सुरक्षित कमी के माध्यम से इनपुट कर क्रेडिट के लाभ को पास करना। सही है। आगे 44 नंबर क्वेश्चन 44 है, 2023 में राष्ट्रीय एंटी प्रॉफिटिंग प्राधिकरण के कार्य को निम्नलिखित में से किस संगठन के हस्तांतरित किया गया? आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी बताएंगे इनके अध्यक्ष कौन है आप, CCI के कौन अध्यक्ष आपको बताएंगे, लास्ट में कौर लगता है, आप इस टाइप को बताएंगे। चलिए 45 है, निम्नलिखित में से किस सेवा या सेवाओं में आवेदक को फीस जमा करनी होती है लेकिन GST नहीं? आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि तहसीलदार कार्यालय में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी विभाग से जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, आगे चलते हैं 46, सही जोड़े को आपको खोजना है। तो आंसर केवल 2 ही इसमें सत्य है, 2 नंबर वाला, यानी कि टोबिन कर क्या है? तो टोबिन कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दरों की अस्थिरता को कम करने के लिए है। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, इन बयानों पर आपको विचार करना है क्या सही है इसमें। तो दिया गया इसमें B, यानी कि दोनों बयान अलग अलग सही है, लेकिन R है एक की व्याख्या नहीं करता है। क्या दिया गया इसमें कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है। सही, वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर GST नहीं लगाया जाता। दोनों आपके सही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों बयान अलग अलग सही है, लेकिन R जो है एक की सही व्याख्या नहीं करता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? इसी को अच्छे से रखें, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, आप ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। निगम कर, आयकर और संपत्ति कर। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करें। ये आपको कब आया था? UPSC में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो बताना है इसमें कि उपरोक्त में से कौन सा GST के अंतर्गत छूट प्राप्त है? आंसर हो जाएगा चावल के खुले दाने, पके हुए मुर्गी के अंडे और विज्ञापन सामग्री वाले समाचार पत्र। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, GST को लागू करने के सबसे अधिक संभावित लाभ क्या है? ये भी आपका 2017 में पूछा गया UPSC का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा केवल एक ही इसमें सत्य है, वो पहला नंबर वाला, यानी कि यह कई प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए कई करों को प्रस्थापित करेगा और इस प्रकार भारत में एकल बाजार का निर्माण करेगा। आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, सरकार इस तारीख के बाद GST क्षतिपूर्ति उपकर वसूलना बंद कर देगी। आंसर दिया गया है यहाँ पे 31 मार्च 2026, यहाँ पे है 31 मार्च 2026। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 52 की ओर। नीचे दिए गए में से कितने GST प्रणाली के तहत कार्रवाई योग्य दावे माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा लॉटरी टिकट, वित्तीय दाव संबंधित ऑनलाइन गेमिंग ऐप, बैंक ऋण, बीमा पॉलिसी। 53 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए में कौन सा कर भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत समाहित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका लग्जरी टैक्स एंड स्टेट्स, यानी कि राज्य द्वारा लगाया जाने वाला विलासिता कर। आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को वर्णित करने के लिए निम्नलिखित में से कितने गुणों का उपयोग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा आपका रंगहीन तरल, स्वादहीन तरल और गन्ने के सिरे से बनाया जा सकता है। आपका यह मीठा वाला गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी भी निम्नलिखित मामलों में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल GST के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा इनमें से 3। क्या है? तो जब हेयर स्प्रे में उपयोग किया जाता है, जब हेयर स्प्रे में उपयोग किया जाता है, ठीक है, जब कफ सिरप में उपयोग किया जाता है, सही है, जब एंटीसेप्टिक में उपयोग किया जाता है, सही है। आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, पैक किए गए ब्रांडेड मिलेट्स खाद्य उत्पादों पर डैश GST लगता है? आंसर हो जाएगा 5%। 57, ऑनलाइन कैशलेस खेल जैसे शतरंज में शामिल होने की फीस पर डैश GST लागू होता है? आंसर हो जाएगा 28%। आगे है
ऑनलाइन गेमिंग साइटों पर जीएसटी डैश पर लागू होता है? आंसर हो जाएगा बेट का पूर्ण मूल्य, यानी कि फुल वैल्यू ऑफ द बेट। आगे है ऑनलाइन फैंटेसी क्रिकेट ऐप में पुरस्कार का जीतना डैश के अधीन है? आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि जितने पर 30% का स्रोत काटा जाता है। 100 रुपये आप जीते उसमें 30 रुपये कट के आपको 70 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने पर जीएसटी लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका केरोसिन, नाफ्ता, एलपीजी। ठीक है, आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, कर प्राप्तियों की प्रवृत्तियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कोई भी सही नहीं है। आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्षेप रूप में कौन सा गलत जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा 3, 1 2 3, ये और ये। ठीक है, सही क्या है? तो GAAR हो जाएगा समान एंटी टालना नियम। 63 नंबर क्वेश्चन, यह संगठन पेरिस में मुख्यालय नहीं रखता। ये संगठन पेरिस में मुख्यालय नहीं रखता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिया गया C, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक। C नंबर हो जाएगा यहाँ पे। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने दस्तावेज पहचान संख्या DIN की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा आपका C, यानी कि CBDT और CBIC, ठीक है, द्वारा कर अधिकारियों द्वारा जारी पत्र समन की प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए। ठीक है, आपका C यहाँ पे सही है। 65 है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के बारे में है ये। इनमें से कौन सा कानून लागू करता है? आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, OECD शब्द का पूरा मतलब क्या है? तो आंसर दिया गया आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन। यहाँ पे आपका ठीक है, D हो जाएगा। आगे चलते हैं। कानून और वर्ष 67 है, फिर से देख लीजिए। 67 है, कानून और वर्ष की सही जोड़ियाँ को पहचानिए। आंसर हो जाएगा सभी 3, यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 सही है, दिवाला और दीवानगी कोड 2016 सही है, अवैध विदेशी आय और संपत्ति अधिनियम 2015 ये भी आपका सही है। 68, इनमें से किस संगठन ने वैश्विक न्यूनतम कर लगाने का प्रस्ताव रखा है? आंसर हो जाएगा G7 ने। किसने? G7। फिर से इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें से किस संगठन ने वैश्विक न्यूनतम कर लगाने का कहा है? आंसर हो जाएगा G7 ने। आगे है, बजट 2023 के हिसाब से भारत सरकार का GDP अनुपात क्या है? आंसर हो जाएगा मोर देन 10, यानी कि 10% से अधिक। आगे है लफरवर्क में X अक्ष पर क्या लिखा जाता है? आंसर हो जाएगा डायरेक्ट टैक्सेस परसेंटेज, यानी कि प्रत्यक्ष कर का प्रतिशत। 71 है, जब कोई सरकारी कंपनी केंद्र सरकार को लाभांश देती है तो वह कहाँ लिखा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका कर निर्धारित प्राप्ति, यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। आगे देखते हैं। 72, रेलवे टिकटों में सस्ते दाम पर दी जाती है, तो किस चीज़ का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा क्रॉस सब्सिडीकरण। आगे देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार इनमें से कौन सी 2 चीज़ पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी खर्च होगी? आंसर हो जाएगा ईंधन सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी। ईंधन पे और आपका फर्टिलाइजर पे। आगे बेनामी लेन देन यानी कि निषेध अधिनियम सही कथन को ढूंढना है। इसमें 2 नंबर वाला सही है, यानी कि बेनामी के रूप में रखी गई संपत्तियों को सरकार द्वारा जब्त करने के लिए उत्तरदायी होती है। 75 नंबर क्वेश्चन है, 76 है सॉरी, भारत में काले धन के निर्माण के निम्नलिखित प्रभाव में कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? आंसर हो जाएगा कर चोराई के कारण राज्य खजाने को होने वाली राजस्व की हानि। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर बचाव का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा D, यानी कि एक निगम कर देनदारी को कम करने के लिए कर कानूनों में खामियों का उपयोग करता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेसेस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा दिया गया TDS रिफंड और संबंधित मामले। आपका D आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, दिया गया टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर डैश की संयुक्त पहल है। आंसर हो जाएगा OECD एंड UNDP की। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ किसका? यानी कि OECD और UNDP का। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से ध्यान से आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से संगठन और मूल मंत्रालय के कितने जोड़े सही दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा आपका इसमें 3 सही है, आपका 2 वाला गलत है, बाकी सही है। देख लीजिए, सही उसे देख लेते हैं हम लोग।
ईडी है यानी कि वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई है गृह मंत्रालय, और सीबीआई है आपका क्रमिक मंत्रालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 81, केंद्रीय बजट 2024 में जो निम्नलिखित मंत्रालयों में से सबसे अधिक बजटीय आवंटन क्या है? आंसर हो जाएगा आपका रक्षा मंत्रालय। ठीक है। आगे 82, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संघ अंतरिम बजट 2024 के लिए लक्ष्य घाटा आंकड़ों के संदर्भ में सही है? आंसर हो जाएगा केवल एक जोड़ी इसमें दिया गया है, वो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट 2% ऑफ जीडीपी, यानी कि राजस्व घाटा 2% ऑफ जीडीपी का। 83 नंबर यहाँ पे सही देखेंगे। 2021-22 से लेके 2023-24 की समयावधि में निम्नलिखित में से कौन सा खर्च स्टेडली बढ़ा है? आंसर हो जाएगा आपका डिफेंस वाला। ठीक है, सिर्फ डिफेंस। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से लाभांश मिलता है तो इसे डैश में लिखा जाता है? आंसर हो जाएगा कर निष्कर्ष प्राप्ति, यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। 85, राज्य करों को दिए गए कैपेक्स लोन के बारे में सही कथन क्या है? आंसर हो जाएगा 2 और 3 आपका सही है, यानी कि इन लोन पर 0% ब्याज लगाया जाता है और लोन की अवधि कितनी होती है? 50 वर्ष। 86, सही विधान को ढूंढना है, केवल एक इसमें सही है, यानी कि दिया गया है JRD टाटा ने भारत की स्वतंत्रता से पहले टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। 87, भारत सरकार इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट प्रोग्राम और ऑफर फॉर सेल का तंत्र का उपयोग डैश के लिए करती है? आंसर हो जाएगा आपका इसकी CPSE इक्विटी के लिए। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा इसमें सही है तो बताना है। आंसर केवल एक वाला सही है, यानी कि भारत सरकार का आंतरिक ऋण उसके बाहरी ऋण से अधिक है, केवल यही आपका सही है। इसका आंसर होगा वैसे सी कथन ए जो आपका सही है, यानी कि ये वाला आपका गलत था, हम लोगों ने ए देख लिया था। आगे 89 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान दशक 2014 से लेकर 24 में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक, यानी कि प्राथमिक घाटा हमेशा दिए गए वर्ष के वित्तीय घाटे से कम रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 है, निजी उधारकर्ताओं को बाहर किया जाना तब तक हो सकता है जब, आंसर हो जाएगा आपका सरकार अपने बढ़ते घाटे को उधारी के माध्यम से वित्त पोषित करती है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 91 है, एंड विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत किसी राष्ट्र की विनिमय दर निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है? आंसर हो जाएगा केवल 2 इसमें सही है, यानी कि इसके द्वारा, इसके केंद्रीय बैंक द्वारा, क्या हो जाएगा? केंद्रीय बैंक के द्वारा। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, FDI और विदेशी संस्थागत निवेश किसी देश में निवेश से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच के एक महत्वपूर्ण अंतर को सबसे अच्छा बता रहा है? आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कि दिया गया FII सामान्य रूप से पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है, जबकि FDI केवल विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है। यहाँ पे FII का मतलब यहाँ पे दिया गया है आपका विदेशी संस्थागत निवेश। ठीक है, आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन के पास। भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सरकार RBI द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावित उपाय नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 94, निम्नलिखित में से किसे भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा आपका विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड, पहला सही है। कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश सही है। वैश्विक निगम रसीद आपका 1, 2, 3 आपका यहाँ पे सही दिया गया, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 95 की ओर। सही कथन आपको खोजना है, तो कोई भी नहीं। आगे चलते हैं 96 की ओर। इसमें पूरा क्वेश्चन गलत क्या दिया गया है, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा देख लो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता बनाता है? आंसर हो जाएगा विदेशी ऋण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। 1 to 4 आपका सही है, 1, 2 और ये आपका सही है, निजी ये आपका गलत है। ठीक है, विदेशी ऋण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। 97, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के सोने की संपत्तियाँ और SDRS। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिया गया है आपका गोल्डन ट्रांच यानी कि रिजर्व ट्रांच निम्नलिखित से संगठित है, सबसे संबंधित है? आंसर हो जाएगा IMF द्वारा अपने सदस्यों को दिया गया एक क्रेडिट प्रणाली। 99 नंबर क्वेश्चन है, लचीली विनिमय दर प्रणाली के तहत विनिमय दर का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है?
आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से बाजार तंत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को IMF के HDR बैकसेट में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? आंसर हो जाएगा रेनमिनबी। ठीक, कहाँ की मुद्रा आप कमेंट में बताना है, आपको पता भी होगा इसका आंसर। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या है। तो जैसे ये वीडियो तो आपको ख़त्म हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो मैं फिर से बता दूँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ना हिस्ट्री के, साइंस के, घटना चक्र से, हम लोग उसे देखेंगे। रही बात करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, जैसे कुछ होता है, जैसे समितियाँ हो गई, उससे क्वेश्चन आता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ का PDF चाहिए या किसी चीज़ का और वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसे जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।